अध्याय 12 देख रहे हैं स्वतंत्रता के बाद। अब हमने ये बात की कि कैसे हमें स्वतंत्रता मिली, क्या उसके पहले हुआ। और 1947 15 अगस्त 15 अगस्त हमें स्वतंत्रता मिलती है, यानी हम आज़ाद होते हैं। लेकिन आज़ाद होने से सारी चीज़ें नहीं मिल गई। अब हमारे सामने, या ये कहें इस देश के सामने, बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां थीं, बहुत बड़ी बड़ी। सबसे पहली जो चुनौती थी वो ये थी कि अब हिंदुस्तान का बंटवारा हो चुका था, पार्टीशन हो चुका था। कैसे? ये हिंदुस्तान है, पहले ये हम पूरा सब कॉन्टिनेंट थे, ये अब इलाका पाकिस्तान बन गया, बल्कि वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। ये जो बाद में यहाँ आप देखेंगे कि इसको कहा गया 71 के बाद, ये बन गया आपका बांग्लादेश। तो अब देखिए कि बंटवारा जब हुआ तो तकरीबन दोनों जगह से 80 लाख शरणार्थी यानी रेफ्यूजीज ये पाकिस्तान से भारत आ गए। अब सबसे पहले अगर आदमी आएगा तो क्या चाहिए उसको? एक तो खाना चाहिए और रहना चाहिए, और उसके बाद उसको रोज़गार देना पड़ेगा। यानी खाने का इंतज़ाम, पीने का इंतज़ाम, रहने का इंतज़ाम और रोज़गार, ये समस्या सबसे सामने थी। और इतनी सारी जो रियासत थी अलग अलग, जिसके कोई लीडर था, कोई सरदार था, कोई राजा था, इन रियासतों की भी एक समस्या थी। तकरीबन अगर आप देखें उस ज़माने में 500 से अधिक, तकरीबन 500 रियासतें, जिसमें या तो राजा थे या नवाब थे, इनका शासन चल रहा था। और इन सब को ये जो नया राष्ट्र बना है इनमें शामिल करना, ये भी एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर थी। सबको मनाना, कोई इधर जाना चाहता है, कोई उधर जाना चाहता है, कास्ट, क्रीड, सब तमाम तरीके की चीज़ें देखनी होती थी। अब एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था भी डेवलप करनी है, यानी ऐसे डेमोक्रेसी या ऐसी कोई व्यवस्था, कोई भी तरीके की, जिससे जो लोग थे, क्योंकि जिन लोगों ने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई की, अपनी जान की आहुति दी और उन्होंने स्वतंत्रता मांगी और उनके लिए स्वतंत्रता ली गई, तो वो अपनी आकांक्षाएं, अपनी आशाएं, आकांक्षाएं, वो सब भी तो वो आगे जाहिर कर सकें। ऐसा हमको एक सिनेरियो बनाना था। अब यहाँ पर आप देखिए कि एक बड़ा सिचुएशन, जब हमें गांधी जी की ज़रूरत थी तो कुछ ऐसा हो गया कि ये इलाहाबाद में आप देखेंगे, ये चित्र है महात्मा गांधी की जो अस्थियां हैं, जब हिंदू धर्म में जब शव को जलाया जाता है तो अस्थियां बचती हैं, तो उसका विसर्जन किया जाता है। तो ये फरवरी 1948 का चित्र है। और बहुत दुख की बात यह है कि 30 जनवरी 1948 को जो कट्टर विचारधारा के लोग हैं उनमें से एक थे नाथूराम गोडसे। तो ये जो नाथूराम गोडसे है, इसने गांधी जी की हत्या कर दी थी। गांधी जी की हत्या की और उसके बाद आकाशवाणी पे नेहरू जी आए और उन्होंने एक बात कही जो आपको सुनना ज़रूरी है। उन्होंने कहा, बड़ा भावुक, बड़ा सेंटिमेंटल वो भाषण था, और उसमें कहा गया कि दोस्तों, साथियों, हमारी ज़िंदगी की रोशनी बुझ गई और चारों तरफ अंधेरा है। हमारे प्रिय नेता, राष्ट्रपिता यानी कि महात्मा गांधी जी अब नहीं रहे। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, पहले आपको ये बता दूं कि आपको ये पता होना चाहिए कि 1947 के पहले क्या हिसाब किताब था और उसके बाद क्या हुआ। अब देखें कि ये जो आप अलग अलग इलाके देख रहे हैं, ऐसा नहीं था कि हमारे पास कोई उत्तर प्रदेश था, ये पूरा यूनाइटेड प्रोविंसेस था और पूरा ही ये बंगाल कहलाता था। उसके बाद फिर उसका डिवीज़न हुआ तो यहाँ बिहार बना, फिर यहाँ से उड़ीसा, ये ईस्टर्न इंडिया आया। उसके बाद हम सेंट्रल प्रोविंसेस कहते हैं, जो आगे चल के मध्य प्रदेश बना। हैदराबाद बहुत बड़ा था, फिर ये आंध्रा के नाम से आया। मैसूर है, ये बहुत बड़ी डायनेस्टी थी। ऐसी बहुत सारे अलग अलग इलाके थे जिनका क्या होना है, कैसे होना है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रक्रिया थी। तो 1947 में अगर मैं आपको बताऊं, भारत की आबादी, वैसे आज की बात करें तो 138 करोड़ के ऊपर जा रहे हैं हम लोग, लेकिन उस ज़माने में भी आबादी काफ़ी ज़्यादा थी बाकी देशों के हिसाब से देखा जाए तो। तकरीबन 34.5 करोड़, यानी 34.5 करोड़ हमारी आबादी थी। और इसमें हर तरीके के लोग थे, यानी ऊंची जाति के लोग, इसमें नीची जाति के लोग, इसमें हिंदू समुदाय के लोग,
इसमें मुस्लिम समुदाय के लोग, इसमें और माइनॉरिटी, जितने भी धर्म हैं, सारे के सारे जो भारतीय थे वो लोग थे, राइट। सबसे बड़ी बात ये थी कि सब अलग अलग भाषा बोलते थे, जैसे मैंने आपको अलग अलग प्रांत बताए। पहनावा सबका अलग था, सब कपड़े अलग पहनते थे। खान पान सबका अलग था, खाना पीना सबका अलग था। इसी तरीके से जो रोजगार था, यानी कि काम धंधा, ये भी सबका अलग अलग था। तो बेसिकली मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि विविधता बहुत थी, मतलब डिवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी। अब इतने डाइवर्स एक समाज में एक देश को कैसे बांधा जा सकता है और इन सबको कैसे बताया जा सकता है कि आप एक ही देश इंडिया के बाशिंदे हो। और क्योंकि जिस हालत में अंग्रेज ब्रिटिश हमें छोड़ के गए थे, ब्रिटिश रूल हमें छोड़ के गया था, आपको पता है क्या हुआ था। सारा मनी ड्रेन, सारा पैसा तो वहाँ चला गया था, और जितना भी बाकी था वो ऑलमोस्ट बड़े बड़े लोगों के पास ही था। तो गरीबों की बड़ी समस्या थी। तो विकास ये सबसे बड़ी बात थी, कैसे आगे बढ़ाया जाए। और मैक्सिमम जो जनसंख्या आप देख रहे हैं ना, ये सारी की सारी जो है गांवों में रहा करती थी, गांवों में इनका निवास था। अब जितने भी किसान थे और कितने भी काश्तकार, यानी काश्तकार जो होते हैं इसी किसानी वगैरह से रिलेटेड होते हैं। अब ये जो लोग हैं ये किस पे डिपेंडेंट है? ये पूरी तरीके से, क्योंकि मानसून, हिंदुस्तान जो है वो पहले से ही मानसून, आज भी मानसून पे बहुत ज़्यादा निर्भर हम रहते हैं। तो जितनी भी हमारी खेती किसानी होती थी वो पूरी तरीके से हम मानसून पे निर्भर रहते थे। और क्योंकि जो बाकी अगर हम इकोनॉमी का अगर चक्का देखें तो जितने भी कृषि के अलावा थे सबकी यही हालत थी, क्योंकि अगर फसल चौपट हो गई तो जितने भी लोग हैं, क्योंकि फसल होगी तो भाई बाकी लोगों का काम बनेगा, जैसे बढ़ई है, बुनकर है, बहुत सारे कारीगर हैं जिनकी आमदनी पर एकदम से संकट पैदा हो जाएगा। अगर आप शहर की बात करें, मैं ये गांव की बात कर रहा हूँ, बहुत सारी आबादी रही थी, लेकिन अगर मैं शहर की बात करूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा था? यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे मजदूर आ गए थे, फैक्ट्री शुरू हो गई थी, ये कहें कि जो हमारे नगर निगम वगैरह बन गए थे, तो यहाँ पर जो मजदूरों की भीड़ थी वो एकदम, जैसे जो आस पास के जो इलाके थे उसमें ये झुग्गियों में रहने लगे थे। बहुत सारी झुग्गियाँ आ गई थी। अब झुग्गियों में आप क्या समझते हैं? शिक्षा की व्यवस्था होगी, स्वास्थ्य की व्यवस्था होगी? ना के बराबर थी। तो पहली चीज़ तो ये है कि पहले तो खेती को देखना था, खाएंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, तभी तो कुछ बात कर पाएंगे। और प्लस अब लोगों को रोजगार देना है, क्योंकि रोजगार वो करेंगे तब पैसा कमाएंगे, तब कुछ खाएंगे। तो उद्योगों का निर्माण करना था। सबसे इंपॉर्टेंट है कि उद्योगों का निर्माण करना था। ये क्यों का किया जा रहा है? क्योंकि लोगों को रोजगार दिया जा सके, लोगों को नौकरी दी जा सके। तो ये जो मैंने आपको बताया कि विविधता, यानी कि यहाँ पर हम एकता की बात कर रहे हैं, और साथ में ये जो विकास है, जो मैंने आपको ये बताया, तो विकास और एकता एक साथ चलनी थी। अब हो क्या रहा था कि भाई अगर ज़रा सा भी आपने, जैसे कहते हैं ना, ज़रा सा भी चिंगारी के ऊपर बैठे हुए थे सब लोग, ऊंची जाति का प्रॉब्लम, ऊंची नीची जाति का प्रॉब्लम, हिंदू मुस्लिम का प्रॉब्लम, ऐसे इनके बीच में हमेशा तनाव की आशंका थी। अगर आपने ज़रा सा भी ध्यान नहीं दिया तो ये लड़ जाएंगे, क्योंकि लोग भड़काने वाले बहुत होते हैं। और इतना ज़्यादा पार्टीशन के बाद दिक्कत हो गई थी, इतने ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी, क्योंकि ये ज़्यादा, और पाकिस्तान क्योंकि अलग हो गया था तो लोगों में और इस बात का वो था। तो अगर ये देखिए कि अगर मैंने स्वतंत्रता प्राप्त करने में अपनी जान की आहुति दी, या मेरे परिवार में किसी ने दी, और अगर मुझे स्वतंत्रता या कहें आर्थिक विकास होता है और मुझे उसमें भागीदारी नहीं मिलती है, तो मैं क्या करूँगा? मुझे गुस्सा आएगा, मुझे लगेगा कि मेरे साथ भेदभाव होना है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है ना। तो चाहे आप अमीर गरीब की स्थिति देखिए, क्योंकि ऊंच नीच वाली तो स्थिति है ही, लेकिन अमीर गरीबी, शहर का आदमी अलग, देहात का आदमी अलग, गाँव का आदमी अलग, ऐसी जो संपन्न लोग हैं और जो पिछड़े इलाके हैं, उनके बीच में जो फ़र्क है वो वैसे तो बहुत ज़्यादा था। अब ऐसी एकता और विकास का काम करना था जिससे ये सब चीज़ें और कम ना हो, यानी जो डिफरेंसेस हों वो कम से कम हो। ऐसा ना हो कि अमीर अमीर होता चला जाए, गरीब गरीब होता चला जाए। नए संविधान की रचना, आप ये देखें, ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और यहां मैंने दिखाने की कोशिश की है हमारा प्रियम्बल। तो दिसंबर 1946 इससे लेकर नवंबर 1949 तक, ये तकरीबन, मैं 300 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें 300 से ज़्यादा लोग थे, लेकिन क्योंकि ये बना था 1946 पार्टीशन के पहले बना था,
तो ये जो 300 लोग थे या 300 से प्लस लोग थे, इसमें से कई सारे जो थे वो पाकिस्तान चले गए या पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो फिर ये लोग कम हो गए, तो करीबन 280 करीब हो गए। ठीक, तो हम तकरीबन 300 मान के चलते हैं, अभी दिमाग में एक 300 का आंकड़ा बिठाइए आप। अब हुआ ये कि 1946 से लेकर 1949, तो 2 साल से या कहीं तकरीबन 3 साल तक का ये हिसाब किताब चला, और उसमें बड़ा लंबा विचार विमर्श हुआ। ये 300 लोग बैठे, बहुत सारी मीटिंग्स हुई, विचार विमर्श हुआ हर मसौदे पे, हर चीज़ पे। तो इसी चीज़ को हम, इसी जो मीटिंग है या का ग्रुप कहें, इनको हम संविधान सभा कहते हैं, या इसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और ये नई दिल्ली में ये सब लोग बैठे, क्योंकि उस ज़माने में हमारी राजधानी दिल्ली थी और आज भी दिल्ली है, नई दिल्ली। लेकिन ये जो 300 लोग थे, ये एक जगह से नहीं आए थे, ये पूरे देश से आए थे, और ये कहें कि पूरे कंट्री से, प्लस ये राजनीतिक हर तरह की जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको भी रिप्रेजेंट करते थे। तो इनकी गहन चर्चा, डिस्कशन और इन सब के बाद फाइनली 26 जनवरी 1950, ये डेट बड़ी ज़रूरी है। देखिए, आपको मैंने एक जो डेट बताई वो आपको याद रखनी है, वो ज़रूर पूछी जाती है। एक तो ये है कि अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए हैं। ये हमारा स्वतंत्रता दिवस होता है, ध्यान रखिएगा, ये हमारा स्वतंत्रता दिवस होता है, इंडिपेंडेंस डे। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 26 जनवरी 1950, इसमें हमारा जो संविधान है वो लागू हुआ है। तो 26 जनवरी 1950 ये हमारा रिपब्लिक डे होता है। ये बड़ा कन्फ्यूजन रहता है आगे तक, ध्यान रहेगा आपको। तो ये सब चीज़ें जब चल रही थी, तो इसमें जो डिस्कशन हुआ उसके मैं ज़रा आपको मेन पॉइंट बता देता हूँ। हमारे संविधान की बहुत सारी खासियतें हैं, बहुत सारे इसमें कुछ सेलिएंट फीचर हैं। हमने क्या किया, जो अच्छे उस ज़माने में कॉन्स्टिट्यूशन बन गए थे, उनसे भी हम काफ़ी ये कहें कि इंस्पायर हुए। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने की वो थी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल सफरेज। तो सार्वभौमिक वयस्क अधिकार का मतलब ये होता है कि भाई सभी वयस्क नागरिक जो भी एडल्टहुड पा चुका है वो मत दे सकता है, वो अपने वोट का प्रयोग कर सकता है, यानी अपने नेता को चुन सकता है। तो पहली चीज़ तो ये थी। तो इन्होंने ये कहा कि भाई 21 साल से ऊपर, संविधान में ही लिख दिया गया कि 21 साल से ऊपर जिसकी भी उम्र है, चाहे वो प्रांतीय या स्टेट इलेक्शंस हो रहे हों, चाहे वो सेंट्रल इलेक्शन हो रहे हों, यानी कि जो यूनियन गवर्नमेंट बनती है उसके लिए, जो भी 21 साल से ऊपर है वो सब के सब क्या कर सकते हैं, अपना वोट दे सकते हैं। अभी आप देखते हैं कि ये 18 साल हो चुका है, ये कम कर दी गई है, लेकिन ये 21 साल तब की गई थी। तो ये ऐसा बड़ा कदम था, इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम था कि ये सोच भी नहीं सकता था कोई। क्योंकि आप सोचिए, पूरे विश्व में जो जितने बड़े बड़े कंट्रीज थे वहाँ पर भी ऐसा नहीं हो रहा था, राइट। अगर मैं एग्जांपल लूँ ब्रिटेन का, या एग्जांपल लें हम अमेरिका का, तो ब्रिटेन और अमेरिका में भी जनता को ये जो अधिकार मिले हैं ना, सार्वभौमिक वयस्क अधिकार, वो भी बड़े टुकड़ों में मिले हैं। मतलब कभी पहले कुछ लोगों को मिला, फिर कुछ लोगों को मिला। सबसे पहले जो संपन्न लोग थे, जो पैसे वाले थे, उनको मिला। उसके बाद जो शिक्षित लोग थे उनको मिला। फिर जो मजदूर लोग थे, जो पुरुष थे, जो मजदूरी करते थे, उन्होंने बहुत संघर्ष किया, फिर उनको ये अधिकार मिला। और सबसे आखिर में जाके महिलाओं को अधिकार मिला। ठीक, कहने का मतलब ये है कि लंबे जुझारू संघर्ष के बाद इतने बड़े बड़े जो देश जो आज टॉप पे हैं आज के ज़माने में, उन्होंने भी जो यूनिवर्सल जो सफरेज है, या ये कहें कि जो सार्वभौमिक अधिकार है किसका, वोटिंग का, वो बहुत बाद में दिया, जबकि हिंदुस्तान में सबसे पहले दे दिया गया। पहली विशेषता समझ लीजिए। बाकी विशेषता और ज़रा बता देता हूँ आपको, ताकि आपको थोड़ा आइडिया रहे। पहली चीज़ तो ये लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है, हर चीज़ लिखित में है। सबसे बड़ा, सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, इससे लंबा कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। इसके अलावा डेमोक्रेटिक फॉर्म है, यानी हम यहाँ पर किसकी बात करते हैं, डेमोक्रेसी, है ना, हम लोकतंत्र की बात करते हैं। सॉवरेंटी यानी कि संप्रभुता, कोई और किसी का इंटरवेंशन नहीं है, कोई और देश हमारे यहाँ इन्वॉल्व नहीं है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, राज्यसभा लोकसभा है हमारे यहाँ। फंडामेंटल राइट्स यानी कि हमारी जो अधिकार हैं, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ड्यूटीज़ हैं, ऐसी हमारे कुछ निर्देश हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स से कहते हैं। ये कई जगह पे स्ट्रांग भी है कॉन्स्टिट्यूशन, कई जगह थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है, थोड़ा लचीला भी है। और सिंगल सिटीजनशिप है, या तो यहाँ के रहेंगे या कहीं और के रहेंगे, बाकी के लिए OCI वगैरह आ गया है। एक प्रिवेंटिव डिटेंशन भी है इसमें कि भाई अगर लगता है कि कोई ख़तरा पैदा कर सकता है तो उसको आप अंदर रख सकते हैं। सेकुलर स्टेट है, यानी कि कोई भी देश का कोई भी धर्म नहीं है, हमारे यहाँ सब धर्म बराबर देखे जाते हैं।
जुडिशरी यानी जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका और विधायिका से अलग है। और एडल्ट सफरेज तो ये बता ही दिया मैंने आपको, सार्वभौमिक भौमिक वयस्क मताधिकार, ये हमारे 14 अगर सेलियंट पॉइंट अगर आपसे पूछे तो इसमें से आप कुछ बता सकते हैं। अच्छा, दूसरी जो विशेषता है, जो अभी मैंने सारे बता दिए लेकिन हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला तो आपने देख लिया कि मताधिकार का। दूसरी जो विशेषता वो ये है कि जितने भी जाति है, क्योंकि देश में तमाम जातियां हैं, तमाम धर्म है, मतलब आप जितने भी धर्म विश्व में जानते हैं वो सब हमारे देश में है। तो कानून की नज़र में, लॉ के नज़र में सबको बराबर देखा जाएगा, यानी सब जो हैं ये लॉ के नज़र में बराबर। ऐसा नहीं कि भाई हिंदुस्तान में 81% हिंदू हैं तो हर काम हिंदुओं के पक्ष में ही चल रहा है, ऐसा नहीं होता है। कानून देखेगा, हिंदू मुस्लिम नहीं देखेगा, वो देखेगा किसने गलत किया है, किसने सही दिया है, कहीं किया है, राइट। क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था जो है, कई लोगों ने कहा, कई लोग ये चाहते थे कि जो हिंदू राष्ट्र, क्योंकि पाकिस्तान तो बन गया भाई, अब जो हिंदू राष्ट्र बना, मतलब अगर हिंदुस्तान बना है तो ये हिंदू आदर्शों पे चलना चाहिए। जो भी हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है, या हमें कहें जो हमारी देश को चलाने की व्यवस्था है, जिसको हम राजनीतिक व्यवस्था ही कहते हैं, ये जो है वो हिंदू आदर्शों पे होनी चाहिए। कई लोगों ने कहा कि हिंदू आदर्शों पे होनी चाहिए, क्योंकि लोगों ने कहा कि भाई जब पाकिस्तान बन चुका है तो इसको हिंदू देश घोषित कर दिया जाए। इसी तरीके के लोग ये अपने नाथुराम गोडसे जैसे भी थे, तो उन्हीं ने तो हमारे राष्ट्रपिता को मारा है। तो उन्होंने ये कहा कि भाई पाकिस्तान का आप एक खास धर्म के लिए, समुदाय के लिए का पाकिस्तान तो बना चुके हो, मुसलमानों के लिए, तो मुसलमानों की हितों की रक्षा करने के लिए आपने पाकिस्तान बनवा दिया, तो अब हमारे लिए हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना दो। लेकिन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब हैं, इन्होंने सीधा कहा कि देखिए ऐसा है कि मैं भारत को हिंदू पाकिस्तान नहीं बनने दूंगा। हमारा देश जो है वो यूनिटी है, डाइवर्सिटी है, हमारे यहाँ जो लोग हैं वो अलग अलग तरीके के हैं और वही हमें आगे ले जाएंगे। और आप देख रहे हैं कि हम इसी कारण आगे भी बढ़े हैं। अगर हम इसी विचार पे चलते कि भाई हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, मुसलमान राष्ट्र बनना चाहिए, जातीय धर्म पे लड़ते रहते, आज भी लड़ रहे हैं वैसे, लेकिन जो बहुत बड़ा तबका है वो समझ चुका है कि ये सब बेवकूफ़ियाँ हैं, ये सब नासमझियाँ हैं। अब भारत में जो सिख हैं और ईसाई, आप देखिए पूरा पंजाब पूरा सिख है, ईसाई। आप साउथ इंडिया में चले जाइए, ख़ासतौर पर अगर आप यहाँ चले जाइए केरल वगैरह में, तो आपको बहुत सारे ईसाई मिलेंगे। ऐसा नहीं है, आपको पारसी मिलेंगे, जैन मिलेंगे, तमाम तरह के धर्म का नाम यहाँ कम पड़ रहे हैं मुझे बोलने कि सारे धर्म हैं हमारे यहाँ, राइट। तो कोई भी अगर सरकारी मामला हो, चाहे वो निजी क्षेत्र की नौकरी का हो, सरकारी क्षेत्र की नौकरी का हो, कोई भी समुदाय की बात अगर करें तो सबको समान अवसर मिलेंगे। जैसे हिंदुओं के साथ हो रहा है, जैसे हिंदू जी रहे हैं, वैसे बाकी लोग जिएंगे। ये हमारे संविधान में मेन चीज़ कही गई थी। एक और तीसरी विशेषता बताता हूं आपको। पहली चीज़ ये है कि जो भी निर्धन लोग हैं, निर्धन मतलब क्या हुआ, जो पुअर है, या ये हमें कहें जो वंचित तबका है, जिनको सालों साल तक वंचित रखा गया था, आगे बढ़ने नहीं दिया गया था, उनके लिए कुछ विशेष सुविधाएं इस कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई, ठीक। क्योंकि भारत के सम्मान को कौन कलंकित करता था, वो ये था अनटचेबिलिटी, जिसको हम छुआछूत कहते हैं। छुआछूत ने इतना ज़्यादा देश का नाम खराब कर रखा था कि भाई अगर हिंदू के मंदिर हैं तो उसमें कोई अगर मतलब कोई भी जाति है वो जा सकती है, लेकिन निचली जाति नहीं जा सकती, निचली जाति को अंदर नहीं जाने दिया जा सकता। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। अब हर किसी भी आप मंदिर की बात कर लीजिए, किसी भी धर्म की बात कर लीजिए, कोई भी उसमें जा सकता है। पहली चीज़ ये हो गई। इसके अलावा जो विधायिका है, यानी जो लेजिस्लेटिव थी, जहाँ पर हम जैसे विधायक और अपने नेता एमपी वगैरह चुन के भेजते हैं, इसके अलावा जो सरकारी नौकरियाँ हैं उसमें जो SC ST OBC यानी आप कहें कि जो निचली जातियाँ हैं उनके लिए सीट आरक्षित कर दी गई। अब सीट आरक्षित कैसे की गई, अब देखिए इसका बकायदा एक नंबर है जो आजकल चेंज होता रहता है, और ये भी कहा गया है कि 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं दे सकते। तो आप देखेंगे कि जो शेड्यूल कास्ट है उनका तकरीबन आप 15% मान लीजिए, 14.9 है। शेड्यूल ट्राइब्स का आपका करीबन हो गया 7.4। ऐसे ही आप देखिए 26.7% है अदर बैकवर्ड क्लासेस का, जिसे हम अन्य पिछड़ी जातियाँ कहते हैं, और बाकी 51% बाकी सारे के सारे इसमें कम्पीट कर सकते हैं। तो इनके लिए बाकायदा सीट रिजर्व थी कि अगर 100 लोग हैं तो उसमें जो तकरीबन इसको लेते हैं 15 लोग जो हैं
100 लोग अगर मान लीजिए विधायिका में आ रहे हैं या 100 लोगों को नौकरी मिल रही है, तो उसमें 15 लोग 14.9%, 15 मैं मान लेता हूँ अभी इसको, तो शेड्यूल कास्ट के होंगे। ठीक है, ये समझ गया। तो एक तो ये चीज़ थी। अब कई लोगों का यह मानना था कि जो अछूत हैं, ठीक, अच्छा ये क्यों किया गया, इसका भी रीज़न था, क्योंकि जो 300 लोग बैठ के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड कर रहे थे, उनमें कई लोग ऐसे थे, उन्होंने कहा कि ये जो निचली जातियाँ हैं, जिनको फिर हमारे राष्ट्रपिता साहब ने हरिजन का नाम दिया, फिर उनको दलित का नाम दिया गया, ऐसा हुआ। तो जो हरिजन हैं, इनके पास इतने अंक नहीं आ पाते हैं या इनकी इतनी शैक्षणिक योग्यता नहीं होती है कि इनको नौकरी मिल सके, पहली चीज़। तो जो आईएएस उस ज़माने में था, ये प्रशासनिक सेवाएं थी, प्रतिष्ठित नौकरी में ये नहीं जा पा रहे। तो एक संविधान सभा के एक सदस्य थे, उनका नाम था इंग्लिश में लिख देता हूँ, HS खांडेकर साहब। तो खांडेकर साहब का ये कहना था कि भाई जो हरिजनों का जो हाल है, इनकी जो बुरी हाल है, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार है ऊंची जातियाँ। इन्होंने ही सालों साल तक इनको दबा के रखा है। खांडेकर साहब ने एक और चीज़ कही कि हमें हज़ारों साल तक दबा कर रखा गया है, आप लोगों ने हमें अपनी सेवाओं में लगाए रखा, हमें ऐसा दबाया कि ना केवल हम मस्तिष्क के तौर पे, शरीर के तौर पे, बल्कि हमारा जो दिल भी है वो काम नहीं करता और हम अब आगे बढ़ पाने में असक्षम हैं। राइट। तो जो अछूत थे उनके अलावा, या फिर जो आज हम जिनको दलित कहते हैं, तो आदिवासी, जैसे मैं शेड्यूल ट्राइब बोल रहा हूँ, ऐसी अनुसूचित जनजाति तो जाति तो हो ही गया, लेकिन जो ST है, शेड्यूल ट्राइब, उनके लिए भी आरक्षण किया गया, क्योंकि इनके साथ भी बहुत भेदभाव हुआ था। और सबसे बड़ी बात यह है कि ना तो इनको आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं मिली, ना शिक्षा मिली, इनके साथ भी वही भेदभाव हुआ था। तो इसी लॉजिक से इनको भी रिजर्वेशन दिया गया। अब जो संविधान सभा है, तकरीबन 300 लोग मान लीजिए। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भारत आज़ाद हुआ तो 500 से अधिक रियासतें थी, जिनमें या तो नवाब थे या फिर राजा थे। अब इनको अगर अपने क्षेत्र में लाना है या हिंदुस्तान में मिलाना है, तो आपको केंद्र, यानी अगर ये पूरा देश है तो इसमें अलग अलग स्टेट्स होंगे, और इन स्टेट्स को क्या पावर मिलेगी, क्योंकि जैसे मान लीजिए ये पूरा तमिल भाषी है और ये हिंदुस्तान में आया है, या जैसे कश्मीर है, वो कश्मीर के साथ एक पैक्ट हुआ था तब वो आया था, या फिर तब किसी तरीके से उसने हिंदुस्तान के साथ मिलना एक्सेप्ट किया था, और फिर भी उसके बाद यूनाइटेड नेशन की जो बात हुई कि भाई मेमोरेंडम होगा या फिर सबसे बात की जाएगी, वो सब चीज़ें हुई। तो हर स्टेट, ये एक की बात नहीं कर रहा मैं, हर स्टेट के साथ कुछ ना कुछ ऐसा है। तो स्टेट को पावर देना जरूरी हो गया, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा इतना बड़ा राष्ट्र है, उसका केवल एक ही मालिक हो जाएगा, या एक ही सेंटर सरकार हो जाएगी, एक ही प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा और सारे स्टेट्स को वही चलाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो संविधान सभा ने कहा कि भाई केंद्र और राज्य, केंद्र क्या हो गया, पूरा देश, और राज्य मतलब जो स्टेट्स हो गए जो उसमें बने आगे चल के, सब लोगों का कहने का मतलब ये होना चाहिए कि सबको बराबर तरीके की शक्तियां मिले। क्या अधिकार, क्या शक्तियां मिले और क्या अधिकार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। कुछ लोग ये कहते थे कि जो सेंटर है, यानी कि केंद्र, ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। कई लोग केंद्र को कहते थे कि भाई ये महत्वपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि वे कहते थे पूरा देश अगर आगे बढ़ेगा तभी तो सब लोग आगे बढ़ेंगे। यानी अगर पूरा देश अगर उन्नति चाहता है या उन्नति आप उसका करना चाहते हैं, तो सभी के लिए आपको योजना बनाने होगी, एक एक आदमी के लिए। लेकिन कई लोग ऐसे मानने वाले थे कि नहीं, राज्य को ज्यादा स्वायत्तता देनी चाहिए। क्यों? उसका कारण यह है कि एक राज्य है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, अब जम्मू कश्मीर को अगर कोई मान लीजिए केरल में बैठा हुआ आदमी इसके बारे में कमेंट करे, तो फिर ना तो वो जम्मू कश्मीर में रहता है, ना उसके बारे में सिचुएशन जानता है, वहां पर क्या लोगों की रिक्वायरमेंट है, वहां लोगों की क्या जरूरत है, वो केरल के आदमी से अलग होगी, बिल्कुल अलग होगी, है ना। दोनों के क्षेत्र अलग है, एक पहाड़ी इलाका है, एक समुद्री इलाका है, सब अलग अलग है। तो वहां पर क्या चीज की जरूरत है, क्या राज्यों में स्वायत्तता इसलिए जरूरी हो जाती है, आजादी इसलिए ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि राज्य के लोग राज्य को कंट्रोल करें। ठीक, जैसे मैसूर के सदस्य थे, उन्होंने कहा कि आज देखिए लोकतंत्र या डेमोक्रेसी जो भी आप कह रहे हैं, ये दिल्ली में केंद्रित है ना, तो बाकी देश का क्या होगा, बाकी देश का क्या होगा। और केवल देश ही नहीं है हमारे पास यूनियन टेरिटरीज भी है, हमारे पास अंडमान निकोबार आइलैंड भी है, हमारे पास तमाम तरीके के अलग अलग छोटे से बड़े, अलग भाषी, अलग
बोलने वाले, अलग खान पीन वाले लोग हैं, तो उनके लिए सोचना बहुत ज़रूरी था। तो ये किया गया। एक मद्रास के एक सदस्य ने ये भी कहा था कि देखिए ऐसा है कि अगर एक स्टेट है, जैसे एग्जाम्पल लीजिए, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ कि एक घर है, ठीक है जी, यहाँ पर आप बीमार पड़ जाते हैं तो आपको कौन ले जाएगा? आपके पिताजी ले जाएंगे या आपका भाई ले जाएगा? अगर आप यहाँ बीमार पड़ गए और आपको पड़ोसी को आप जब तक बोलते नहीं तब तक आपको नहीं ले जाएगा। क्या आप सीधा सेंटर के पास जाके बोल सकते हैं कि भाई एक स्टेट का आदमी कि मेरे ये काम कर लीजिए? पहले तो वो सबसे नियरेस्ट जाएगा ना। इसलिए तो हम देखते हैं कि पहले पार्षद होता है जो हमारे इलाके का होता है, फिर वो पार्षद मिलके फिर एक एरिया बनता है, फिर विधायक होता है, फिर विधायक मिलके फिर एक पूरा स्टेट बनता है, फिर वो स्टेट जो होते हैं फिर वो एमपीज होते हैं उनमें अलग अलग, फिर वो एमपी बना के सेंटर बनाते हैं। इसी तरीके से तो चीज़ें चली। तो कई लोगों का ये आग्रह था, खासतौर पर मद्रास जो साउथ सदर्न इंडिया पार्ट था, उन्होंने कहा कि राज्य स्तर में लोगों का जो कुशल क्षेम है, कुशल क्षेम का मतलब होता है उनकी बेहतरी, वो सब प्रांतीय सरकारों के ऊपर आपको छोड़ देनी चाहिए। अब मतभेद हो गए, तो इस मतभेद को तोड़ने के लिए या इस मतभेदों को दूर करने के लिए 3 सूचियों में बांट दिया गया। इन्होंने कहा 3 अलग अलग सूचियां बनाई जाएगी। एक केंद्रीय सूची जिसको हम यूनियन लिस्ट कहते हैं, एक राज्य सूची जिसको हम स्टेट लिस्ट कहते हैं, एक समवर्ती सूची जिसको हम कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। अब इसका मतलब समझ लीजिए, यूनियन लिस्ट में जो होगा उस पे कानून सरकार बनाएगी, स्टेट लिस्ट में जो चीजें होंगी, वो जो विषय होंगे उसमें स्टेट सरकार या कहें प्रांतीय सरकार अपने कानून बनाएगी, और जो कॉन्करेंट लिस्ट में उसमें दोनों ही बना सकती है, केंद्र ऊपर रहेगा। जैसे अगर हम शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करें, जैसे मैंने अभी बीमारी की बात कही, आपको नियरेस्ट चाहिए, आपको सबसे करीब आपके हॉस्पिटल चाहिए, पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर चाहिए, अच्छे एम्स चाहिए, ये सब चाहिए ना। तो कैसे आपको मिलेगा? जब क्षेत्र मतलब स्टेट की सरकार करेगी। और यहाँ पर जैसे अगर आपकी किसी से कोई उठापटक हो गई तो भाई पुलिस तो आपको यहीं पे चाहिए ना इसी समय। तो शिक्षा, पुलिस, ये सब व्यवस्था जो है वो, और पढ़ाई भी आपको आसपास ही चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि कई ऐसी चीजें थी कॉन्करेंट लिस्ट में डाली जिससे पूरे देश का और स्टेट का दोनों का आगे कहें एडवांसमेंट हो। तो मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर यूनियन लिस्ट है, यहाँ पर जो देश के हिसाब के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे डिफेंस, पूरे देश कोई अगर आक्रमण करेगा तो किसी स्टेट पे तो नहीं करेगा, वो देश पे करेगा। इसी तरीके से बैंकिंग, पूरे देश में एक तरीके का पैसा चलना चाहिए। पता चला कि आप कश्मीर से गए कन्याकुमारी और वहाँ पर करेंसी चेंज हो जाएगी, कैसे फ़ायदा होगा? कैसे चीज़ें, एक देश कैसे बनेगा? फॉरेन अफेयर, अगर आप दूसरे से बात, जैसे एक घर का आदमी जब दूसरे घर के आदमी से बात करता है तो आप 2 परिवारों के बारे में बात करते हैं ना, ये परिवार ये परिवार। इसी तरीके से एक देश के तरीके से दूसरे देश से बात की जाती है, कम्युनिकेशन जो बातचीत होती है। अब यहाँ का आदमी वहाँ भी बात कर रहा है, वहाँ का आदमी वहाँ भी बात कर रहा है, पूरे देश में लोग इधर उधर जा रहे हैं, पूरा फ्रीडम है, आपस में बात कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन भी यूनियन लिस्ट में होना चाहिए। अब स्टेट लिस्ट में आ जाइए। स्टेट लिस्ट में क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो लोकल है, जो स्थानीय मुद्दे हैं, तो यहाँ पर गवर्नमेंट लॉज बनाएगी, जैसे पुलिस हो गया, व्यापार हो गया, कॉमर्स वाणिज्य हो गया, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, सिंचाई व्यवस्था। कॉन्करेंट लिस्ट में वो आते हैं जो दोनों के लिए ही कॉमन होते हैं, जहां पर सेंटर और स्टेट यानी केंद्र और राज्य दोनों सरकार अपने कानून बना सकते हैं। ठीक, जैसे एजुकेशन हो गया, शिक्षा व्यवस्था, फॉरेस्ट, क्योंकि जंगल हर जगह है, देश के इंपॉर्टेंस के भी हैं, और वाइल्ड लाइफ और वन्य संपदा, ट्रेड यूनियन, अगर आपको ट्रेड देखिए, ट्रेड बाहर भी होता है, विदेशी ट्रेड भी तो होता है, शादी हो गया, पूरे देश में एक तरीके की चीजें होनी चाहिए। अडॉप्शन एंड सक्सेशन की, भाई एक जगह तो आपने ये कह दिया, एक जगह वो कह दिया, मतलब एक ही स्टेट में ये चल रहा है कि भाई आप एक से ज्यादा शादी कर सकते हैं, और दूसरे स्टेट में आप कह रहे हैं कि भाई आप एक शादी कर सकते हैं, या ये कहें एक स्टेट में कहा 2 बच्चे पे कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं कितने भी बच्चे कर सकते हैं। तो ये एनॉमली हो जाएगी। क्लियर? देखिए, संविधान सभा में जो बातचीत हो रही थी ना, वो बड़ी तीखी बहस होती थी। ऐसा नहीं कि भाई प्यार मोहब्बत से बात करते थे लोग। सबसे पहली चीज ये थी कि भाई भाषा क्या हो। कई लोगों ने कहा कि जो अंग्रेज हैं, ब्रिटिश, अंग्रेजों के साथ अंग्रेजी को विदा कर दीजिए, आप बाय बाय कर दीजिए, टाटा। कई लोगों ने कहा कि इनको बाय बाय कर दीजिए, अंग्रेजी की जगह हिंदी को अपनाना चाहिए, क्योंकि हिंदी मोस्टली बोली जाती है। लेकिन अब आप कहाँ बोले जाते हैं? अगर आप कहते हैं ना, मील मील पे भाषा बदल जाती है, किलोमीटर किलोमीटर पे पानी बदल जाता है, हमारे देश का तो हाल ये है।
तो अंग्रेजी को, हिंदी को अगर आप सबके लिए लाद देंगे तब क्या होगा? जो लोग हिंदी नहीं बोलते, आप जम्मू कश्मीर में चले जाइए, वहाँ कश्मीरी बोलते हैं, कश्मीर चले जाइए, अगर आप केरल चले जाइए मलयालम बोलते हैं, अगर आप इधर चले जाइए ये बिहार, तो वहाँ पर आप बिहारी भाषा, यानी कि अलग अलग बिहारी में भी अलग अलग भाषाएं हैं, मैं उसको एक कॉमन भाषा कह देता हूँ, बिहारी, है ना, उनकी जो भाषा है बहुत सारी है, उसमें मैथिली भी है, उसमें भोजपुरी भी है, बहुत सारी। तो अब वो लोग जो बोलते हैं उन पे अगर आपने लाद दिया कि आपको हिंदी ही करनी है, तो भाई हिंदी तो बोलने वाले कम है। तो संविधान सभा में टीटी कृष्णमाचारी ये साहब ने बोला, बल्कि चेतावनी दी, इन्होंने बकायदा चेता दिया कि अगर किसी ने हम पे हिंदी थोपने की कोशिश की तो हम तो भारत से अलग हो जाएंगे भाई। अब क्योंकि भारत को तो एक करना था ना, तो कोई बीच का रास्ता निकालना था। तो क्या किया गया, जो हिंदी है इसको कहा गया कि ये राजभाषा होगी। ध्यान रखिए, ये भी सवाल बार बार पूछा जाता है, ये हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदुस्तान, जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं, मेरे आपके जैसे लोग, यही समझते हैं कि हिंदी हिंदी हर जगह है, क्योंकि हम अपने क्षेत्र से बाहर नहीं निकले। एक बार जैसे ही आप दूसरे स्टेट्स में ट्रैवल करने लगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आप तमिलनाडु जाएंगे तो आपकी कोई भाषा ही नहीं समझेगा, अंग्रेजी बोलेंगे तब समझ में आएगा लोगों को। कोई चाहता ही नहीं वहाँ हिंदी सीखना, क्यों सीखेगा? आप जाइए, आप सीखिए हिंदी, और आप तमिल सीखिए और बात करिए उनसे, उनका भी पक्ष सही है। तो हिंदी जो भारत की राजभाषा बनाया गया, और ये कहा गया कि भाई अदालत का काम, कोई भी सेवाएं हैं सरकारी हो, अलग अलग राज्यों के बीच में जो संचार होगा, कम्युनिकेशन होगा, इसके लिए अंग्रेजी का इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि एक स्टेट का आदमी दूसरे स्टेट की बात समझ सके। क्लियर हो गया? तो यहां पर आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है ये, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब। 1891 से लेकर 1956 तक ये रहे, और इनको बाला साहेब प्यार से लोग बोलते थे। ये मराठी भाषा, या ये कहें कि जो महार परिवार से आते थे, जिसको दलित परिवार हम कह रहे हैं क्योंकि महार दलित मानी जाती थी। और डॉक्टर अम्बेडकर बहुत बड़े वकील थे, एक तो ये लॉयर, बैरिस्टर थे, और इकोनॉमिस्ट भी थे, केवल बैरिस्टर नहीं थे, अर्थशास्त्री भी थे। दलितों के ये पहले भी महान नेता थे, आज भी महान नेता है, हिंदुस्तान के भी बहुत बड़े महान नेता है। और संविधान के जनक कौन है? बाबा साहब अम्बेडकर, क्योंकि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसने खाका मसौदा तैयार किया संविधान का, उसके ये चेयरमैन थे, इसीलिए सारा श्रेय इनको जाता है। तो संविधान की रचना में ये जो साहब आप देख रहे हैं, इनका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण योगदान है, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब। क्योंकि ये जो प्रारूप समिति है, जिसको मैंने अभी अभी आपसे बताया कि ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, उसके अध्यक्ष थे। क्या थे? अध्यक्ष, यानी कि चेयरमैन थे। तो जो दस्तावेज फाइनल बना, उसका जो फ्रेमवर्क तैयार किया, आखिरी रूप जो दिया गया, वो इन्हीं के नेतृत्व में दिया गया। ठीक, लेकिन अंबेडकर साहब ने क्या कहा, ये सुनना जरूरी है आपको। उन्होंने कहा कि हम राजनीतिक लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी की तरफ तो जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ हमें आर्थिक, मतलब पैसे के तौर पे, और सामाजिक, क्योंकि ये महार जाति से आते थे, ये दलित जाति से आते थे, और इन्होंने बचपन में ही बहुत सारे भेदभाव झेल लिए थे। इनकी कहानी भी हमने पिछले डिस्कशन में देखी थी। तो इन्होंने कहा कि देखिए, अगर आप वोट डालने का अधिकार दे दें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या इससे अमीरी गरीबी दूर हो जाएगी? क्या इससे ऊंची और नीची जाति में जो भेद है वो दूर हो जाएगा? ये फासले अपने आप खत्म हो जाएंगे? तो ये खुद बना रहे हैं, लेकिन अपनी शंकाएं भी जाहिर कर रहे हैं। तो इन्होंने जो कहा वो मैं आपको बताता हूं कि अंतर विरोधों के एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है भारत इस संविधान के साथ। राजनीति में हमारे पास समानता होगी, और सामाजिक व आर्थिक जीवन में हम असमानता की राह पर चलेंगे। मतलब राजनीति में तो हम सब समान हो जाएंगे, लेकिन उसका क्या होगा जो एक्चुअल चल रहा है, जो ग्राउंड पे चल रहा है। राजनीति में हम एक व्यक्ति, एक वोट और एक मूल्य के सिद्धांत का पालन करेंगे कि भाई एक आदमी एक वोट, बस आदमी को इस तरीके से वोट देखा जाता है जैसे किसी जाति को, भाई ये गुज्जर है, ये वोट बैंक है हमारा, ये मुसलमान है, ये हमारा वोट बैंक है, और ऐसी बन गया है। इनकी भी सोच बिल्कुल सही थी। तो उनका ये कहना है कि भाई हम ऐसी सामाजिक और आर्थिक संरचना या ऐसी समाज की परिकल्पना करें, ऐसी समाज की सोच रखें जहां पर आर्थिक जीवन में जहां तक पैसे की बात आती है, और जहां पर एक मूल्य के सिद्धांत का निषेध करते रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि हम एक व्यक्ति एक वोट के हिसाब से ना चले, उस व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो, चाहे आर्थिक तौर पे, चाहे वो सामाजिक तौर पे, चाहे पॉलिटिकल तौर पे।
अब बात आती है राज्यों का गठन कैसे किया जाए। भाषा ही एक शब्द आने वाला है, इसका मतलब है भाषा से लिंक, भाषा से संबंधित। तो आपको याद होगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी जिसने हमें स्वतंत्रता दिलाई, 70-75 साल तक इन्होंने देश को इस लेवल पर ला दिया कि आज हम अपना गर्व से कह सकते हैं कि हम एक बहुत ही बढ़िया देश के निवासी हैं। तो 1920 के दशक में जो स्वतंत्रता संघर्ष हुआ, उसकी मुख्य पार्टी कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है जी। अब इन्होंने एक कहा था कि जैसे ही देश आजाद होगा, हम क्या करेंगे कि जितने भी अलग अलग प्रांत हैं, मान लीजिए यहाँ पर तेलुगु बोली जाती है या पंजाबी बोली जाती है, तो हम इसको आंध्रा बना देंगे या कर्नाटक बना देंगे, जो भी भाषा जिसके हिसाब से, पंजाबी का हम पंजाब बना देंगे। इस तरीके से इन्होंने वादा किया था कि भाई जहाँ भी भाषा एक जैसी बोली जाती है, हम उसका अलग अलग ग्रुप बना देंगे, उसी को हम एक स्टेट बना देंगे। लेकिन आज़ादी जब मिली, तब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसकी बात करना बंद कर दिया, कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि हिंदुस्तान क्या था? हिंदुस्तान दो भाग में डिवाइड हो चुका था, ये पाकिस्तान, ये इंडिया। तो धर्म के आधार पे ऑलरेडी डिवीजन हो चुका था। ठीक, तो स्वतंत्रता एक राष्ट्र को नहीं मिली थी, पाकिस्तान 14, इंडिया 15, ऐसे दिन वो आजाद हुए थे। ठीक, तो हुआ ये था कि जब ये धर्म के आधार पे एक विभाजन हुआ, एक पार्टीशन हुआ, तो उसमें 10 लाख, आप समझ सकते हैं 10 लाख होता है 1 मिलियन, 1 मिलियन से ज्यादा लोग मारे गए। आप सोच सकते हैं 1 मिलियन। उस जमाने में हमारी थी कितनी? 33-34 तो हमारी जनसंख्या थी। 10 लाख केवल और केवल दंगों में मर गए। और 10 लाख जब मरते हैं ना, तो एक आदमी के साथ कम से कम 4 या 5 रिलेटेड होते हैं परिवार। आप सोचें उनका क्या होता होगा। तो 10 लाख को आप 5 से मल्टीप्लाई करें, 50 लोग इसमें डायरेक्टली किसी न किसी तरीके से इसमें दिली तौर पे, दिमागी तौर पे या शारीरिक तौर पे मारे गए। तो अब इनकी चिंता, ये इन्होंने गलत तो नहीं किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भाई गलत क्या किया? चिंता इनकी स्वाभाविक थी कि भाई एक तो धर्म के आधार पे हो चुका है, अगर हमने भाषा के आधार पे कर दिया, तो अब क्या देश इस तरीके के पार्टीशन के लिए तैयार है? क्या ये दोबारा ये बंटवारा झेल सकता है? तो यहां आप देख रहे हैं, ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब। ये हमारे प्रथम प्रधानमंत्री रहे और उप प्रधानमंत्री रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और दोनों के दोनों ये जो भाषा के आधार पे राज्य बनाने की जो सोच थी, उसके खिलाफ थे, विरोधी थे। नेहरू साहब ने ये कहा था, जैसे हम देश आजाद हुए, कि भाई जो उपद्रवकारी, देखिए महात्मा गांधी जी को भी तो मार दिया गया था, तो उन्होंने कहा जो उपद्रव करने वाले लोग हैं, ये उपद्रवी प्रवृत्तियों वाले, जिनका जो मैलिशियस इंटेंट वाले या खराब इंटेंट वाले हैं, दंगा फैलाने वाले हैं, लड़ाई करने वाले हैं, झगड़ा करने वाले हैं, डिवीजन करने वाले हैं, ये लोग अब सर उठा रहे हैं। इनको हमें अंकुश लगाना पड़ेगा, और अगर इनको अंकुश लगाना है तो हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, चाहे भाषाई तौर पे हो, रिलीजियस तौर पे हो, हर तौर पे हमें साथ रहना पड़ेगा। पटेल साहब ने क्या कहा था? पहले मैं आपको जरा इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में दिखाता हूं। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बनी थी ना, उसका चित्र है ये, 1885 का चित्र है। यहाँ पर देखिए, ये सारे जिन्होंने संस्थापना की थी या फिर लोग थे, इसमें आप दादा भाई नौरोजी साहब भी देख रहे हैं, अगर मैं सही पहचान रहा हूँ तो। काफ़ी सारे लोगों ने इसकी शुरुआत की थी और बहुत अच्छा इन्होंने राज किया। तो मैं आपको बता रहा था, पटेल साहब ने कहा इस समय भारत की पहली और आखिरी जरूरत यह है कि उसे एक राष्ट्र बनाया जाए। पहले हम एक देश तो बने, राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म को बढ़ावा देने वाली हर चीज़ आगे बढ़नी चाहिए, और उसके रास्ते में रुकावट डालने वाली हर चीज़ को खारिज कर देना चाहिए, जिसमें भाषा भी आ रही है। हमने यही कसौटी भाषाई प्रांतों के सवाल पर भी अपनाई है, और इस कसौटी के हिसाब से हमारी राय में, यानी इस मांग को समर्थन नहीं दिया जा सकता कि भाषाई आधार पे आप देश का दोबारा विभाजन करने की कोशिश करें। इनके हिसाब से तो सही था, लेकिन उन लोगों के हिसाब से क्या, जो भाषा के हिसाब से ही चाहते थे, और वो सही भी थे। भाई मैं जो भाषा बोलता हूँ, वो सारे लोग एक साथ रहें तो ज़्यादा, मैं किसी और के साथ क्यों रिलेट हो जाऊँ? मुझे अपनी आप सहायता दीजिए ना। यहाँ एक साहब का नाम मैं लूँगा, इनका नाम है पोट्टी श्री रामुलु। अब क्योंकि कांग्रेसी नेता, जैसे मैंने कहा, नेहरू साहब भी और पटेल साहब का भी सुन लिया आपने, दोनों अपने वादे से पीछे हट रहे थे, तो लोगों में आ गया असंतोष कि ये क्या बात हुई, पहले तो आप वादा कर रहे थे भाई, अब क्या है? सबसे ज्यादा जो असंतोष था, क्योंकि उस जमाने में प्रेसिडेंसीज थी हमारी 4, तो जो मद्रास प्रेसिडेंसी है, इसमें जो तेलुगु भाषी क्षेत्र है, वहां पर सबसे पहले ये जो असंतोष फैला,
हुआ ये कि 1952 में नेहरू साहब पहुंचे वहां पर आम चुनाव के लिए, जो हमारा जैसे लोकसभा का चुनाव होता है। तो इनका बड़ा विरोध हुआ, इनको काले झंडे दिखाए गए, किनको? नेहरू साहब को। और लोगों ने कहा, बल्कि नारे लगाए, हमें आंध्रा चाहिए, हमें आंध्रा चाहिए। तो तेलुगु कहाँ की हो गई? आंध्रा की, ये ध्यान रखिएगा आप ना। तो हुआ ये कि अक्टूबर की बात है, 1952 के अक्टूबर की बात कर रहा हूँ मैं, अक्टूबर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर एक साहब, ये गांधीवादी नेता थे, मतलब गांधी जी के विचारों पे चलने वाले, पोट्टी श्रीरामुलु। इन्होंने ये कहा कि भाई अगर हमको तेलुगु भाषी के बारे में सोचना है और इनकी हितों की रक्षा करने के लिए उन्होंने कहा कि मुझे या हमें आंध्र प्रदेश चाहिए, अपना प्रदेश चाहिए भाई। ठीक है, अब ये भूख हड़ताल पे बैठ गए। अब जैसे केंद्र सरकार करती है, नॉर्मल सरकारें क्या करती है, जब तक बहुत बड़ी बात नहीं होती शांत रहती है, कुछ ध्यान नहीं देती। ये भूख हड़ताल पे बैठ गए, लेकिन इनके पीछे समर्थन करने के लिए बहुत सारे लोग आ गए। कईयों ने हड़ताल की, कईयों ने जुलूस निकाले। अब ये सब खबरें तो पहुंची रही होंगी। अब 58 दिन तक ये साहब, रामुलु साहब, बैठे रहे, लेकिन 58 दिन के बाद इनके शरीर ने जवाब दे दिया। 15 दिसंबर 1952 को श्री रामुलु साहब जो हैं वो अपना देह छोड़ देते हैं, यानी इनका देहांत हो जाता है। बस जैसे ही इनका देहांत होता है, पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो अस्त व्यस्त हो जाता है। वहां पर सब तरीके की चीजें होनी शुरू हो जाती है। और जब इतना विरोध होगा, इतना गहरा विरोध होगा, इतना ज्यादा नुकसान होगा, तो सरकार क्या करेगी? सरकार को आखिरकार ये मांग माननी ही पड़ी। तो क्या किया सरकार ने? 1 अक्टूबर, ये डेट सब बता रहा हूं, याद रखनी है आपको, 1953 को इन्होंने एक नए राज्य का गठन किया और उसका नाम रखा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश ऐसे बना है साहब, ठीक, तेलुगु भाषी लोग, आंध्र प्रदेश। अब केवल ये आंध्र प्रदेश बन गया तो बाकी लोग क्या करेंगे भाई? बाकी लोग भी तो कहेंगे, अरे ये क्या बात हुई, आपने उसको रोटी दे दी, मुझे तो रोटी दी नहीं है, मैं क्या भूखा रहूंगा? तो इसका भी सरकार ने इंतजाम किया। उन्होंने क्या किया? एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। फिर से बताता हूं, राज्य, मैं हर चीज का पहला पहला अक्षर लिखता हूं ताकि आपको पता रहे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। राज्य पुनर्गठन आयोग का इन्होंने फैसला कर दिया। ठीक है जी। अब मैं जो आपको बता रहा हूं आंध्र प्रदेश को, वो आप यहां देखिए पहले। ये जो आंध्रा है वो ये इलाका है, ठीक है जी, ये है आंध्र प्रदेश इलाका। वैसे खैर अभी यहाँ पर वो, ये मैं मद्रास प्रेसिडेंसी की बात कर रहा हूँ, और उसका जो तेलुगु भाषी क्षेत्र ये है। उसके बाद फिर ये आंध्रा में 2 विभाजन हुआ, फिर तेलंगाना भी बना। अब ये जो गठन किया गया एक आयोग, यानी एक कमीशन, और या कहें कुछ लोगों का कमेटी, 1956 में इसने अपनी रिपोर्ट दे दी। और इसके हिसाब से फिर असमिया, बांग्ला, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु, इन सबको अपने अपने क्षेत्र मिल गए और इनका जो सीमा है उसको दोबारा तय किया गया। उत्तर भारत में आ जाइए, ये तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, पूरा हिंदी भाषी क्षेत्र है, तो इसको भी धीरे धीरे बांटा गया। कैसे? उत्तर प्रदेश बना, बिहार बना, फिर उत्तर प्रदेश के बाद अब आज देखेंगे आप उत्तर प्रदेश फिर आगे बन के क्या हो गया, देखिए मैं दिखा देता हूँ। ये पूरा यूनाइटेड प्रोविंसेस था। अगर आप ये इलाका देखें अब, तो ये आपका उत्तराखंड हो चुका है, ये आपका उत्तर प्रदेश है, ये बिहार है, अब बंगाल हो गया है, ये उड़ीसा हो गया, और ये अब आपका एक यहाँ तो छत्तीसगढ़ आ गया, यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश आ गया। तो इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया। फिर कुछ समय बाद क्या हुआ, 1960 में जो बॉम्बे है, बॉम्बे में क्या है कि बॉम्बे एक बहुत बड़ा इलाका था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, इसमें मराठी लोग भी थे, इसमें गुजराती लोग भी थे। तो मराठी के लिए महाराष्ट्र, गुजराती के लिए गुजरात बना दिया गया। ठीक। फिर 1966 में क्या हुआ, पंजाब का विभाजन हुआ। पंजाब कैसे हुआ कि पंजाब में 2 भाग कर दिए गए, एक पंजाब हो गया और एक हरियाणा हो गया। पंजाब हरियाणा, पंजाब में पंजाबी बोलने वाले, हरियाणा में हिंदी और हरियाणवी बोलने वाले। इस तरीके से हिसाब हुआ, इस तरीके से इनका डिवीजन हुआ। अब यहां पर आप देखिएगा कि ये जो मैं चित्र दिखाना चाह रहा हूं, ये भूतपूर्व रियासतें हैं इसमें, जो आप पिंक में देख रहे हैं, और बाकी अन्य राज्य, और ये भूतपूर्व रियासतें रही। इसलिए आप देखते हैं कि हमेशा जब न्यूज़ में आप दिखाते हैं तो आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए। अपने डिसीजन बनाने से पहले या कोई भी बात करने से पहले आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर जो है वो रियासत था, और रियासत किसके साथ जाएगी ये उनका फैसला था। ऐसी ये सारी रियासतें थी, इन्होंने फैसला लिया किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है। जैसे ट्रैवनकोर हो गया, या ये मणिपुर हो गया, भूटान तो खैर अलग ही देश है, सिक्किम हो गया,
इसीलिए तो भाई ये जो इलाका है इस पे ये जो आपका ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, इस पे ये क्यों कहता है चाइना कि भाई, क्योंकि यहाँ पर जो लोग डिवाइड कर रहे थे वो पेंसिल और पेन लेके डिवाइड कर रहे थे कि ये इलाका आपका हो गया, ये इलाका आपका। जब जब अंग्रेज गए तो उन्होंने इस तरीके से डिवाइड कर दिया। अब पेंसिल से डिवाइड करोगे और यहाँ पर पेन से डिवाइड करोगे, यहाँ के लोग क्या करेंगे? यहाँ पर भी तो लोग हैं, वो कहेंगे अरे मेरे क्षेत्र को कैसे ले लिया आपने। इसीलिए दिक्कतें हो रही हैं, इसलिए आप सुनते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है जब रियासतों के शासक भारत अथवा पाकिस्तान से जुड़ने के लिए मान गए या फिर उनको हरा दिया गया या उनकी रियासतें खत्म हो गई, लेकिन 31 अक्टूबर 1956 तक ऐसी कई ऐसी रियासतें थी जिनको प्रशासनिक इकाइयों के रूप में बनाए रखा गया। ओके, तो इसीलिए अगर आप देखेंगे कि 1947 और 48 से 31 अक्टूबर 1956 तक इनको हम भूतपूर्व रियासतें कह रहे हैं, जो स्टार आप देखें। 1975 में अब जो भारत कैसे बन गया था आप देखिएगा। 1975 तो अब काफ़ी दिन की बात हो गई स्वतंत्रता के बाद। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं वो हमको वैसा दिख रहा है जैसे आज हम देखते हैं। बस जम्मू कश्मीर अब क्योंकि बीजेपी सरकार जब आई तो उन्होंने इसको डिवाइड कर दिया। कहने का मतलब इसका राज्य की हैसियत ख़त्म करके अब इसको लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया। क्लियर? यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, लेकिन अब ये थोड़ा अब आपको जानना होगा, यहाँ पर तेलंगाना भी बन गया है। ये जो उत्तर प्रदेश है अब यहाँ पर आपका उत्तराखंड भी बन गया। ऐसे तमाम तरीके के परिवर्तन हुए हैं। तो क्योंकि अब देश बिल्कुल नया था और गरीब भी था, तो विकास की बहुत सारी योजनाएं अब होनी थी, क्योंकि लोगों की इच्छाएं और आकांक्षाएं बहुत ज़्यादा थी। तो 1950 में सरकार ने क्या किया कि क्योंकि आर्थिक विकास होना था, डेवलपमेंट होना था, लोगों के जेब में पैसे आने थे, देश की इकोनॉमी अच्छी होनी थी, तो इसको आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए या आर्थिक विकास को डिसाइड करने के लिए, निर्धारित करने के लिए, तो इसकी कौन नीतियां बनाएगा और इस नीतियों को लागू कौन करेगा, उसके लिए उन्होंने एक आयोग का गठन किया जिसका नाम लिया गया योजना आयोग। ये आप देख रहे हैं योजना आयोग, जिसका अभी अगर आप नाम देखें तो वो नीति आयोग बन गया है। योजना आयोग, नीति आयोग। और सबकी ये सहमति थी आमतौर पे, नीति आयोग में भी और अदरवाइज भी, कि देश जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था होगा। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? यानी यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स भी होंगे और गवर्नमेंट प्लेयर्स भी होंगे। यानी सरकार भी अपने संस्थान खोलेगी, इंस्टीट्यूशन खोलेगी, प्रोडक्शन खोलेगी, और जो निजी हाथों में, निजी स्वामित्व वाले भी लोग काम करेंगे। ऐसा नहीं कि सब सरकार के कंट्रोल में होगा, प्राइवेट लोग भी ये काम करेंगे। यानी राज्य और निजी, राज्य यहाँ पर जो यूज़ हुआ है वो देश के लिए हुआ है। राज्य अभी जैसा हम राज्य समझते हैं ना, जैसे उत्तर प्रदेश एक राज्य है, उस राज्य की बात नहीं हो रही यहाँ पे। यहाँ पर राज्य का मतलब ये है पूरे देश की बात हो रही है। ठीक, तो राज्य यानी कि देश और निजी क्षेत्र यानी कि गवर्नमेंट और जो निजी क्षेत्र है, निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट हाथों में, जैसे आपके अंबानी हो गए, टाटा हो गए, ये सब लोग जो हैं वो निजी क्षेत्र में आते हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई हम दोनों ही हाथ जोड़ेंगे और उत्पादन बढ़ाना है पहली चीज़, प्लस रोजगार देना है, लोगों को नौकरी देनी है। तो इसके लिए हम दोनों के दोनों काम करने वाले हैं साथ में, ये देश में डिसाइड हो गया। अब ये था कि कौन से उद्योग, कौन से मैन्युफैक्चरिंग, कौन से इंस्टॉलेशन निजी होंगे, कौन से उद्योगपति कौन से ये निजी क्षेत्र वाले करेंगे। तो इसको परिभाषित करने का काम, इसको डिसाइड करने का काम, क्योंकि देखिए नीतियां बनाना और लागू करना किसका काम है? योजना आयोग का काम है। तो किस क्षेत्र में कौन कौन जाएगा और क्या कौन सा क्षेत्र किसी को दिया जा सकता है, वो डिसाइड कौन करेगा। जैसे एग्जांपल देता हूँ, डिफेंस। जब शुरुआत हुई थी तो डिफेंस या फिर जो मिसाइल प्रोग्राम है वो सारे के सारे गवर्नमेंट सेक्टर में रखे गए थे। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे, आज की मैं बात बताऊं तो डिफेंस का जो काम है वो प्राइवेट हाथों में भी आ गया है। लोगों ने बिड की है अलग अलग डिफेंस आर्मामेंट्स के लिए, राइट। फिर 5 वर्ष की जो योजना बनाई गई उनको पंचवर्षीय योजना कहा गया। क्या कहा गया? पंचवर्षीय योजना बनाई गई। तो 1956 में जो दूसरी पंचवर्षीय योजना बनाई गई, पंचवर्षीय मतलब 5 साल की जो योजना है, इसमें 2 चीज़ पर बड़ा ध्यान दिया गया। एक तो यह है कि इस्पात यानी लोहा इस्पात यानी आयरन एंड स्टील, एक इस पे ध्यान दिया गया। भारी उद्योग है, और ये जो भारी उद्योग है, जितना पूरे, अगर आपके देश की इकोनॉमी देखनी है तो आपको आयरन एंड स्टील देखना पड़ेगा। इसके अलावा जो बांध है, बांध का मतलब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ डैम्स, ये जो आप डैम देख रहे हैं ना, उनकी बारे में बात कर रहा हूँ।
तो इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया, लेकिन ये जो काम है वो गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर में ही रखे गए। और कई लोगों को ये लगता था कि ये आप आयरन स्टील का काम कर रहे हैं भाई, बांध के लिए इतना बात कर रहे हैं, लेकिन खेती का क्या? मोस्टली तो हमारी जनता जो है वो खेतीहर ही है, यानी या तो कृषि है या कृषि पर डिपेंडेंट है, तो इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कई लोगों का ये भी मानना था। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये गांधी सागर बांध है, और ये गांधी सागर बांध जो है मध्य प्रदेश में जो चंबल नदी है उस पर 4 बांध बनाए गए, उनमें ये पहला बांध है। 1960 में इसका निर्माण पूरा हुआ। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये महानदी पे बनाया गया। महानदी का जो पानी है, क्योंकि बांध से बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे फायदे होते हैं, नुकसान भी हैं वैसे, लेकिन फ़ायदे ये है कि अगर ये कोई नदी बाढ़ लाती है, बार बार बाढ़ आ रही है और पानी भर रहा है, तो उसके लिए बांध बना दिया जाए, तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा होगी, यहाँ पर नौकायान भी होगा, यहाँ पर बहुत सारे टूरिज़्म के भी काम हो सकते हैं, और इस पानी में बहुत सारा काम किया जा सकता है। इसको बहुत तरीके से, सलीके से किसानों को भेजा जा सकता है। तो यहाँ पर स्वतंत्र भारत जब बनी, तो जो पुल है और जो बांध बन रहे थे वो हमारे बिल्कुल सिंबल बन गए। तो महानदी पे रोकने के लिए ये पुल बनाया गया। अगर आपको मैं बताऊं डैम्स कौन कौन से हैं, तो ये सारे जो डैम्स हैं आज के समय अगर आप देखें तो जो जिन की मैं बात कर रहा हूँ, और बड़े बड़े मैं आपको बता देता हूँ, जैसे नागार्जुन सागर डैम हो गया, हीराकुंड डैम हो गया, भाखड़ा नंगा डैम हो गया, ये उसी ज़माने बने हैं सारे के सारे। बाकी उसके अलावा और भी छोटे छोटे हैं, लेकिन कुछ मैंने आपको नाम बता दिए, तुंगभद्रा, ऐसे करके बहुत सारे, क्योंकि ये हमारे प्रतीक बन गए थे ना। और कई लोग ये कह रहे थे भाई खेती पे काम नहीं हो रहा है। कई लोग कहते थे कि भाई जो प्राइमरी शिक्षा है, यानी जब छोटा बच्चा होता है और छोटा बच्चा जब सेकेंडरी तक जाएगा या हायर सेकेंडरी तक जाएगा, उसके बीच में जो उसकी पढ़ाई है, यानी प्राथमिक शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। आप बांध बना रहे हो, आप ये कर रहे हो, राइट। और कई लोग ये कह रहे थे कि आप बांध बना रहे हो या फिर आप इस्पात की बात कर रहे हो, आयरन स्टील की बात कर रहे हो, तो ये तो सब ठीक, अच्छी बात है, लेकिन ये तो बताइए कि पर्यावरण के लिए क्या करेंगे? पर्यावरण के लिए तो ध्यान दिया ही नहीं जा रहा। ऐसा अंधाधुंध विकास किस काम का जिसमें आप आगे के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बात नहीं करें? तो यहां पर एक चेहरा आप देख रहे हैं, इनका नाम है मीरा बहन। क्या नाम है? मीरा बहन। तो गांधी की अनुयायी थी, तो गांधी जी के साथ आप देख भी रहे हैं, इन्होंने 1949 में कुछ लिखा था। अब मैं आपको दिखा देता हूँ क्या लिखा था, लेकिन पहले मैं उनको दिखा दूँ आपको कि कैसे आपको दिमाग में बैठे। ये मीरा बहन है, एंग्लो इंडियन थी ये, और ये गांधी जी के बहुत करीब थी। इन्होंने लिखा था कि भाई विज्ञान और मशीनरी के द्वारा उसे, यानी कि मानवता को, कुछ समय तक भारी फायदा हो सकता है। हाँ, विज्ञान और मशीनरी के लिए हमें फायदा होगा, लेकिन आखिर में जाके तबाही मिलने वाली है। जैसे आज हो रहा है, कितना क्लाइमेट चेंज हो रहा है पूरे विश्व में, कितना सारा जो टेम्परेचर है या कहें कार्बन जो उत्सर्जन है कितना बढ़ गया है। हमें कुदरत के संतुलन का अध्ययन करके उसके नियमों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी चलानी चाहिए, तभी हम स्वस्थ और नैतिक रूप से सभ्य प्रजाति के रूप में जीवित रह पाएंगे। यानी हमें अपने को, क्योंकि हम भी एक पर्यावरण का पार्ट है, हम एक ये कहें कि हम एक अलग प्रजाति नहीं है, हम सारी प्रजातियों में से एक प्रजाति है। तो हमें अपने पर्यावरण के साथ, अपनी प्रकृति के साथ मिल के चलना होगा। तो यहाँ पर आप एक देखेंगे कि ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये भिलाई इस्पात संयंत्र में जवाहरलाल नेहरू साहब है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है। और जो भिलाई में इस्पात कारखाना है उसकी स्थापना हुई थी 1959 में। और उस ज़माने में जो सोवियत संघ था, यानी सोवियत जो यूएसएसआर कह सकते हैं आप, तो जो सोवियत संघ था उसकी सहायता से इस स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। और ये जो छत्तीसगढ़ का आज अगर आप कहें तो ये छत्तीसगढ़ में है, और इसमें बड़ा एक पुराना ग्रामीण इलाका था। और आप अगर आप देखें तो अगर आप ट्रेन से जाएंगे तो भिलाई स्टील प्लांट का बाकायदा स्टेशन आता है। तो इतना भिलाई, दुर्ग इसी कारण से इतने आगे बढ़ गए। तो अगर आप कहीं, और बहुत सारे लोग यहाँ काम करते हैं, तो किसी जगह पे अगर आप ये संयंत्र लगा देते हैं तो वहाँ के आसपास के लोगों को भी बहुत फायदा होता है। यहाँ पर एक चित्र है, एक स्वतंत्र देश विदेश नीति की चाह। तो संयुक्त राष्ट्र में आप यहाँ देखें, ये जवाहरलाल नेहरू साहब हैं, और यहाँ आप देख रहे हैं कृष्णा मेनन साहब हैं। कृष्णा मेनन साहब है, ये जो साहब है कृष्णा मेनन ने 1952 से 1962, मतलब 10 साल के बीच जो संयुक्त राष्ट्र में जो भारतीय प्रतिमंडल है उनका इन्होंने नेतृत्व किया, यानी कि ये की चेहरा थे। और इन्होंने कहा कि हम गुट निरपेक्षता की नीति उठाएंगे। मतलब
गुट निरपेक्षता की नीति हम मानेंगे। गुट निरपेक्षता क्या है, मैं आपको समझाता हूं कि है क्या। गुट मतलब होता है एक समूह, और निरपेक्ष मतलब क्या हुआ, जैसे धर्मनिरपेक्ष होता है, किसी भी धर्म को के प्रति झुकाव नहीं रखना और सारे धर्म को बराबर मानना, ये क्या हो गया, धर्मनिरपेक्षता। इस तरीके से गुट निरपेक्षता का मतलब ये एक गुट ये बन गया, एक ही गुट बन गया। अब ये कौन से गुट बने समझिए। भारत और बहुत सारे देशों ने कहा कि हम किसी भी देश के साथ नहीं जाएंगे, हम गुट निरपेक्ष, हम किसी ग्रुप में नहीं फंसेंगे, हम किसी गुट में नहीं जाएंगे, समूह में नहीं फंसेंगे। तो 1945 में क्या होता है, क्योंकि हो क्या गया था, दूसरे विश्व युद्ध हो चुका था और उसके बाद इतनी तबाही हुई थी कि यहाँ पर ज़रूरी हो गया था, पूरे विश्व ने बैठ के तय किया कि भैया एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था होनी चाहिए, इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। उसके लिए संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ। ठीक, ये संयुक्त राष्ट्र है। अब इन्होंने क्या किया, बड़ी शुरुआती बात थी, तो क्योंकि ये बहुत नेव था, इतना संभाल नहीं पा रहा था, तो 1950 और 60 के दशक में ना एक कोल्ड वॉर हो गया। जैसे आपका अपने पड़ोसी के साथ कुछ चल रहा है, आपस में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कोई ऐसा मौका आ जाए कि आप दोनों फट जाएं और लड़ाई कर लें। तो ये जो इसे कहते हैं शीत युद्ध, हाथ से लड़ाई नहीं हो रही है, लेकिन दिल दिमाग से हो रही है। तो 1950 और 60 के बीच एक शीत युद्ध, जिसे हम कहते हैं कोल्ड वॉर, ये शुरू हुआ। और इसमें जो शक्तिशाली देश हैं उनके बीच में, तो एक गुट जो था उसका लीडर था अमेरिका, और एक गुट जो था जिसका लीडर था सोवियत संघ। ठीक, तो आप समझिए गुट निरपेक्षता का मतलब क्या हुआ कि हिंदुस्तान ने कहा कि भाई हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश थे, इनके बीच में अमेरिका और जो सोवियत संघ है उनके बीच में बहुत ज़्यादा वैचारिक टकराव था। ये आपस में एक चीज़ में बैठ ही नहीं रहे थे, ये इनके यहाँ स्पाई भेज रहे थे, ये इनके यहाँ भेज रहे थे, कुछ ना कुछ चल रहा था मतलब। तो ये अमेरिका के जितने भी सपोर्टर हैं उन्होंने मिलकर एक गुट बना लिया, सोवियत संघ के जो सपोर्टर हैं उन्होंने मिलकर एक ग्रुप बना लिया। तो एक तरीके से पूरा जो विश्व है वो दो भाग में, ऐसे विश्व अगर मैं बना दूं तो वो दो भाग में डिवाइड हो गया, एक अमेरिका के साथ, एक रशिया के साथ। राइट, अब नेहरू ने कहा, नेहरू जी जो हमारे थे उन्होंने कहा, क्योंकि नेहरू जी हमारे विदेश मंत्री भी थे, ये फॉरेन मिनिस्टर भी थे, इन्होंने कहा कि हम किसी भी देश में के किसी भी समूह के साथ नहीं मिलेंगे, हमारा जो मेन होगा वो गुट निरपेक्षता का, विदेश नीति हमारी होगी कि हम किसी समूह में नहीं जाएंगे, हम रहेंगे बिल्कुल तटस्थ, न इधर न उधर। इसी बात को अगर सुन के, इसी बात को जान के मिस्र, युगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना, भारत तो था ही, तो इनके नेतृत्व, मतलब ये कहें कि इन सब लोगों ने एक गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की। इसमें यह था कि हम किसी भी जो आर्मामेंट्स है या कहें कि जो सैनिक शक्तियां हैं उनके साथ शामिल नहीं होंगे। जैसे इन्होंने तो सैनिक शक्ति बना ली थी ना, अमेरिका और उनके जो एलाइज जिसे हम कहते हैं, वो सैनिक शक्ति बना ली थी कि भाई कहीं लड़ाई हो गई, वॉर हो गई तो हम लड़ेंगे, सब मिल के लड़ेंगे। तो यहाँ पर अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए, ये हमारे जो विदेश मंत्री उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई अलग थलग बिल्कुल रहना है, हमें सुलह सफाई भी करनी है। तो अगर आप देखें तो जो अमेरिका और ये सोवियत रशिया के बीच में या रशिया के बीच में जो चल रहा था ना, उसके बीच में सुलह सफाई में भी इन्होंने बहुत रोल अदा किया है, हिंदुस्तान ने और बाकी देशों में भी। यहाँ पर अगर आप एक चित्र देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये बाडुंग है, इंडोनेशिया, इसमें एशिया और अफ्रीका के जो आप देख रहे हैं उनकी बैठक हो रही है, ये नेता है, इसमें हमारे नेहरू साहब भी हैं। और ये जो सम्मेलन हुआ था इसमें 29 से ज़्यादा देश जो अभी जिन्होंने स्वाधीनता प्राप्त की थी, उन्होंने चर्चा की कि भाई कैसे अब आगे बढ़ाना है, जो उपनिवेशवाद चल रहा है, पश्चिमी प्रभुत्व जो है, वेस्टर्न जो हमारा जो इफेक्ट है, उसको किस तरीके से हम उससे कैसे निकलेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे। तो ये विदेश नीति हमारी थी उस जमाने में। हमारा राष्ट्र आज़ाद हुए कितने साल हो गए? 2021 चल रहा है, 1947 में हम आज़ाद हुए, 74 साल हो चुके हैं। और इस बार हम 15 अगस्त 2021 हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस होगा। ठीक है जी। अब क्या भारत वाकई में लोकतांत्रिक राह पर चल रहा है? जो विदेशी लोग थे या कि जो प्रेक्षक थे जब हमारा देश बना, तो जो विदेशी प्रेक्षक थे या फिर जो चीज़ों को बहुत ध्यान से देखते हैं और देखते हैं कि क्या होने वाला या फिर अपनी राय रखते हैं, उन्होंने कहा कि जो हिंदुस्तान है, देश हमारा, ये ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। क्या होगा इसके साथ? उनका ये मानना था
क्योंकि इतने सारे भाषाई समूह थे यहाँ पर, इसमें ये टूट जाएगा, अलग अलग भाषा के समूह में टूट जाएगा, एक राष्ट्र नहीं रह पाएगा। और दूसरे कई प्रेक्षकों ने कहा कि भाई ये किसी न किसी तरीके से जो सैनिक कब्जा है यानी आर्मी कंट्रोल में आ जाएगा। कई लोगों ने ऐसे कहा, लेकिन ये सब बातें जो है ना, ये धरी की धरी रह गई, जिसे यहाँ कहा गया है निर्मूल साबित हुई। निर्मूल यानी जो लोगों ने अनुमान लगाया था वो सब गलत साबित हुआ। अब हमारे कितने आम चुनाव हो चुके हैं, मैं आपको बता देता हूँ कितने आम चुनाव हो चुके हैं। 17 हमारी जो 17वीं लोकसभा बनी है, कब? 2019 में। ओके, और जो 11 अप्रैल 2019 से लेकर 19 मई 2019 में ये इलेक्शंस हुए थे, तो ये तो खैर पुरानी बात हो गई। अब हमारी 17वीं लोकसभा बन चुकी है। हमारा जो प्रेस है वो बिल्कुल फ्री है, हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका है यानी जुडिशरी बिल्कुल फ्री है यानी जो जुडिशरी है उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, वो अपने फैसले खुद लेती है। प्रेस जो सही देखता है, गलत देखता है, वो अपने आप से बताता है। इसके अलावा जो भाषाई विविधता थी, जो डिवर्सिटी थी, चाहे तमिलनाडु ले लें या पंजाब ले लें, अलग अलग भाषा बोलते हैं लोग, या यहाँ हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, तमाम तरीके के धर्म हैं, कभी भी राष्ट्रीय एकता में इनका कभी भी देश को आगे बढ़ाने में कभी भी किसी का भी इन्होंने रुकावट नहीं पैदा की, ये हमने देखा। लेकिन आज भी हमने ये देखा कि भाई मतभेद अभी भी है। अछूत समुदाय जो है वो अभी भी है, उनको दलित कहा जाता है, पहले उनको नीच जाति कहा जाता था, फिर उनको हरिजन कहा गया, फिर दलित कहा गया। आज भी गांव में जाएंगे तो उनके साथ हिंसा और भेदभाव होती रहती है। जो जल स्रोत हैं, जहाँ पर मंदिर है, मैदान है, उनमें उनको जाने नहीं दिया जाता। जो सार्वजनिक स्थान है, पब्लिक प्लेसेस है, उनमें उनको जाने नहीं दिया जा सकता। कई जगह उनको रोका जाता है। हमारा देश धर्म निरपेक्ष है, तब भी जो है हिंदू मुसलमान, इसकी राजनीति भी होती है और इसकी लड़ाइयाँ भी होती है। और कई ऐसी पार्टियां हैं, वो तो इतनी बड़ी बन गई केवल हिंदू मुसलमान करके ही, और ये टकराव होते रहते हैं। और अमीर और गरीब का फासला ये इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि पूछिए मत। हमारे देश में, अब मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, आपको जान के बड़ा अचरज होगा कि ये है अंबानी और ये है आम आदमी। हमारे देश में विश्व के जो टॉप 10 आते हैं ना, सबसे अमीर लोग, उनमें आदमी आता है। ये 4th पे भी पहुँच गए थे अंबानी साहब, विश्व के चौथे, अभी कुछ ही दिन पहले चौथे सबसे अमीर आदमी हो गए थे। और यहीं पर ऐसा है जहाँ पर लोग मैला खाते हैं अपना, उन्हीं के बगल में ही ये एक तस्वीर है, बिल्कुल घर के आसपास ही है, ये झुग्गी झोपड़ियाँ हैं। तो ये देखिए इतना बड़ा डिफरेंस हो गया है कि मैं क्या बताऊँ आपको। तो कहने का मतलब है ये जो फासला है, आज भी बहुत सारे लोग बिलो पॉवर्टी लाइन, BPL हम जिन्हें कहते हैं, कि भाई एक तय किया गया है कि भाई 100 रुपये 200 रुपये अगर कोई नहीं कमाता पर डे, मतलब इसकी एक लिमिट है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, तो वो लोग नहीं कमा पाते, वो लोग गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। बहुत सारे लोग आज भी 75 साल हो चुके हैं, आज भी गरीबी रेखा से नीचे हैं। कई जगह ऐसे हैं, खासतौर पे लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता, खासतौर पे गाँव में, कि भाई शादी करो और घर जाओ। तो संविधान अगर देखा जाए तो संविधान ने तो कोई गलती नहीं की। संविधान तो कानून की नज़र में सबको एक जैसा मानता है, हिंदू मुस्लिम सिख छोटा बड़ा कोई भी हो। देखिए भारतीय गणतंत्र जो है बहुत बड़ी, ये नहीं कह सकता कि हम 75 साल में बहुत सफल हो गए, ये कोई नहीं कह सकता। लेकिन ये भी बात है कि हम विफल भी नहीं हुए हैं, हम फेल भी नहीं हुए हैं, हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर एक और चित्र इसमें NCERT में दिखाया गया है। ये बंबई में दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है और इसका नाम है धारावी। बड़ी पिक्चरें बन चुकी है, स्लम डॉग मिलियनेयर वगैरह, कितनी तमाम पिक्चरें बन चुकी है। लेकिन यहीं पर गगनचुंबी इमारतें भी हैं, ऐसे भी लोग हैं जो जिनकी सेकंड्स में, मिनट में कमाई करोड़ों में है। यहां एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि कैसा, क्योंकि हमारा बड़ा पड़ोसी देश है। अगर आप देखें कि हिंदुस्तान के यहीं पर श्रीलंका आता है, श्रीलंका में क्या हुआ 1956 की मैं बात बता रहा हूं, जब हिंदुस्तान में, जैसे मैंने आपको बताया था कि सेकंड पंचवर्षीय योजना हुई थी और राज्यों का पुनर्गठन चल रहा था। यहीं पर जो श्रीलंका है, हमारा जो पड़ोसी देश है, उस जमाने इसका नाम था सिलोन। क्या नाम था? सिलोन। यहाँ पर संसद ने एक कानून पारित कर दिया। इन्होंने कहा कि जो सिंहाला भाषा है, सिंहाला, कौन सी भाषा? सिंहाला भाषा, अब ये राजभाषा हो जाएगी। यानी चाहे आप सरकारी स्कूल कॉलेज की बात करें, सरकारी परीक्षाओं की बात करें, अदालतों की बात करें, ये सिंहाला भाषा ही चलेगी।
अब आप देखिए यहाँ पर कौन कौन कहाँ कहाँ रहते हैं, उसमें देखिए कितनी बड़ी दिक्कत आ गई। ये इलाका है श्रीलंका का। अब श्रीलंका में करीबन 75% लोग जो हैं वो तो सिंहलीस है। जैसे हिंदुस्तान में 80% जो हैं वो कौन है, हिंदू है। तकरीबन श्रीलंकन तमिल वही आप देख लीजिए, जैसे हिंदुस्तान में मुस्लिम है 11.2%, ऐसी इंडियन श्रीलंकन तमिल अलग है, इंडियन तमिल अलग है, जो वहाँ पर बागान वगैरह में गए थे हिंदुस्तान से। ऐसी श्रीलंकन मूर है बाकी, और क्रिश्चियन वगैरह है। तो ये जो जगह आप देखते हैं ना, ये जो पीली पीली जगह देख रहे हैं ये, और ये जो ऑरेंज जगह देख रहे हैं, पीली जगह देख रहे हैं, ये है तमिलियंस की। बाकी जो इलाका है उसमें बहुत बड़ा इलाका है सिंहला का। अब बात ये हो गई कि जब आप सिंहाला भाषा सब पे लागू कर दोगे तो ये जो अल्पसंख्यक लोग हैं यहाँ जो लोग रहते हैं उनके ऊपर क्या गुजरेगी। उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा, कई एक तमिल सांसद ने कहा, जब आप मेरी भाषा छीन लेते हैं तो मुझसे तो सब कुछ छीन लेते हैं। आप सिलोन को यानी कि श्रीलंका को बांटना चाहते हैं, और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि वाकई में हम इसको बांट के दिखाएंगे, ये बढ़ जाएगा। राइट, ये जो देश है ये टूटेगा और रक्त रंजित होगा, यानी खून की नदियां बहेंगी, और वाकई में बही, क्योंकि श्रीलंका में गृह युद्ध चला केवल इस छोटी सी बात पे। छोटी सी तो नहीं कहेंगे, हमारे लिए छोटी हो सकती है, लेकिन वो देश का तो इतने साल तक 25 साल से ऊपर यहाँ पर गृह युद्ध चला। प्रभाकरण वगैरह का नाम सुना होगा, LTTE का नाम सुना होगा आपने, और LTTE यही राजीव गांधी को भी मारने में LTTE का हाथ था। अब पाकिस्तान को आ जाइए, पाकिस्तान का भी देख लीजिए। पाकिस्तान जो है ये वैसे तो मुस्लिम हितों के लिए बनाया गया था, लेकिन यहाँ की भाषा अलग है, यहाँ की भाषा बंगाली है। ठीक है जी। अब हुआ ये कि जब पाकिस्तान ने कहा कि भाई हमारी भाषा जो होगी वो उर्दू होगी, या फिर ये कहते हैं कि भाई यहाँ पर इन्होंने कहा कि हमारी बंगाली भाषा को तो माना ही नहीं जा रहा है। तो एक तरीके से जो पाकिस्तान है, जो वेस्ट पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान, वो अलग होकर ये एक्चुअल पाकिस्तान बन गया, और ईस्ट पाकिस्तान जो है वो आपका बांग्लादेश बन गया। लेकिन ये सब होने, हमारे पड़ोस में ये सब चल रहा था, लेकिन भारत फिर भी एक रहा, एकीकृत रहा। अभी कई लोग इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कई पॉलिटिकल पार्टियां भी कर रही हैं, लेकिन अगर हम हिंदी थोप देते तो हमारा वही हाल होता जो पाकिस्तान में जब उर्दू थोपी गई और श्रीलंका में सिंहाला थोपी गई, तो वो जो हाल हुआ वो यही हुआ। ध्यान रखिए, भाषा एक बहुत बड़ी चीज़ है, और भाषा बड़े दिल के करीब होती है। अगर आपको किसी की भाषा पसंद नहीं है तो आप मत बोलिए, लेकिन अगर आपको उनके साथ रहना है तो आप उसकी भाषा सीख लीजिए। आप उनको मत बोलिए कि हमारी भाषा सीखिए। यहाँ पर देखिए, ये तमिल उग्रवादी है। उग्रवादी क्या कहेंगे, ये तो वही लोग हैं जो अपना हक मांग रहे थे, हम उनको उग्रवादी कहते हैं। ये गृह युद्ध हो रहा है और बहुत सारे लोग इसमें मारे गए। चलिए साहब, ये बात हुई इस चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।